तो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ, अभी इंग्लिश लेक्चर 9 के इंग्लिश के नोट्स अपलोडेड नहीं हैं बिकॉज जो नोट्स बनाते हैं उनकी भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई इसलिए। ऑलराइट, चलो। तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी सभी को। स्क्रीन ऑन कर देना आप पहले। स्क्रीन बेटा ऑन है, दिख नहीं रही तुम्हें? हैं? क्यों? वैसा इंटरफेस तो नहीं आ रहा है ना जैसा कि कल आ रहा था? मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ सिक्योरिटी पर्पज से। हाँ ठीक, सही है स्क्रीन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 10th। ये रहे रिवीजन के क्वेश्चंस आपके। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स आर कॉल्ड as the river enters the plain it twists and turns forming large bends known as, and which of the following led English company in battle of Plassey? तो आंसर क्या होगा? टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरिया रीजन इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिवर का मियांडरिंग बोलते हैं। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव एंड दिस बैटल इज कंसिडर्ड एज द डिसाइसिव वॉर, डिसाइसिव बैटल, जहाँ से एक तरह से एक्चुअल में ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है। इसके बाद 1764 में वी ऑल नो कि होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर। देन 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी, जहाँ पे ट्रीटी दो बंदों के साथ साइन करते हैं ब्रिटिशर्स, और वो ट्रीटी साइन करवाता है क्लाइव ही। ठीक है, तो किस किस के साथ साइन होती है ट्रीटी? तो एक तो जो शाह आलम टू था, सेकंड, जो कि नवाब था अवध का, और जो आपका सॉरी जो मुगल रूलर था, और एक आपका शुजाउद्दौला जो कि नवाब था अवध का। देन है आपका फोर्थ, परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 बाई। तो 1840 में परमहंस मंडली का फाउंडर कौन था? एंड लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। तो परमहंस मंडली का फाउंडर कौन था 1840 में? 1840 में। तो 1840 में इसको बनाया था दादोबा पंडूरंग ने। और लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल ये सब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं आपके किसके? ये होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के, दैट इज CaCO3। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 10th। एंड उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है, फोक डांस नहीं है? फूल पत्ती, लाहो, मटकी या फिर जवारा? तो फूल पत्ती तो है, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं कि भाई अक्सर जो गोरियाँ होती हैं, ठीक है, अक्सर से हो जाता है हमारा कक्सर डांस। अक्सर जो गोरियाँ होती हैं, गोरियाँ से हो जाता है भगोरिया डांस। वो क्या करती हैं? वो मंच पे मांच डांस हो जाएगा मंच से। मंच पे मंच पे क्या करती हैं? फूल पत्ती, मतलब मंच पे क्या करती हैं? मटकी लेके आती हैं, सिर पे रख के लाती हैं मटकी। मटकी के अंदर भरे होते हैं जवारा, जवारा पे तो आप जानते हो कि सभी लोग, और उसके अंदर होती हैं फूल पत्ती। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और ग्रीदा डांस भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब मध्य प्रदेश के हैं। लाहो बात करेंगे, ये मेघालय का है। मेघालय के डांसेस कौन कौन से हैं? तो मेघालय के एक तो आपका एक सेकेंड, एक तो आपका हो जाएगा वंगाला। ये फेस्टिवल भी है, डांस भी है, और इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फेस्टिवल भी है और साथ साथ डांस भी है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। और अच्छा, एक डांस का नाम बताइए जो असम का है, जो टी ग्रोइंग कम्युनिटी वहाँ की करती, परफॉर्म करती है। अभी ये मैंने आपको बता भी रखा है, जो अभी PM मोदी ने आज ही अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो शेयर किया उन्होंने, मतलब वो परफॉर्म करते हुए, जो टी ग्रोइंग कम्युनिटी उसको परफॉर्म कर रही है ना। एंड अगर बात करेंगे और कौन से हैं, तो वंगाला के अलावा हो जाएगा आपका बहदीन खलाम,
बेहदीन खलाम, इसको कौन परफॉर्म करती है, तो कौन सी ट्राइब है जो परफॉर्म करती है? तो यहाँ पे आपको पता है जो मेघालय स्टेट है वहाँ पे 3 हमारी हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। तो ये हो गई गारो, ये हो गई खासी और ये हो गई जयंतिया, ठीक है। तो जो गारो ट्राइब है वो वंगाला फेस्टिवल मनाती है और डांस भी होता है। जो खासी होती है, ठीक है, जो जयंतिया होती है बेहदीन खलाम डांस भी होता है, फेस्टिवल भी होता है, बेहदीन खलाम। और जो खांसी है, तो अक्सर खांसी किसको जाती है? जो छोटे बच्चे नहीं नंगे होकर नहाते हैं, मतलब ऐसे करके हमने याद किया था, नोंगक्रेम, ठीक है। तो इस तरह से खांसी नोंगक्रेम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जो टी ग्रोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है उसको झूमूर, उसको या तो झूमूर या झुमोर करके बोलते हैं, ठीक है, झूमूर। और या फिर आपने अगर टाइटल देखा हो वीडियो का जो मोदी जी ने पोस्ट किया, वो झुमोर करके पोस्ट किया उन्होंने, ठीक है। झूमर नहीं होता है सर, वो हरियाणा का होता है पल्लवी जी, ठीक है। झुमूर या फिर झुमोर करके याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही सुमेलित कौन है? ट्रेड विंड्स, विंटर स्नो स्टॉर्म, काल बैसाखी ऑटम विंड्स, लू हॉट विंड या फिर लू विंटर स्टॉर्मी विंड्स। तो सही सुमेलित कौन सा है? तो ट्रेड विंड्स, विंटर स्नो स्टॉर्म होते हैं, नहीं। ट्रेड विंड्स वो होते हैं जिनको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं, जो एक तरह से हमारा पूरा काइंड ऑफ ग्लोब कवर करके रखते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे, ये हमारी फॉर एग्जांपल लेट्स से इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, जो अर्थ को पूरे 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। इसको नदर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, तो इसको सदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे विंड्स हैं, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स यानी कि उत्तर पूर्वी पवनें, और इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यानी कि दक्षिण पूर्वी पवनें, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्रेड विंड। ऐसे ही इनको ईस्टर्लीज हो गए क्योंकि ये है नॉर्थ ईस्टर्ली और ये है साउथ ईस्टर्ली। ऐसे ही इस तरह से विंड चलती हैं जिनको हम वेस्टर्ली बोलते हैं। ये ईस्टर्ली हो गई और ऐसे ही वेस्टर्ली चलती हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न साइड से ऐसे चलती हैं तो इसलिए इनको वेस्टर्ली बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ से चलती हैं पोलर ईस्टर्ली, पोल्स में चलती हैं आपकी पोलर ईस्टर्लीज ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली जो होती हैं वो हमारी ट्रेड विंड होती हैं। और कमेंट करके बताइए जहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलती हैं, इस जोन को हम किस नाम से जानते हैं? तो पहला वाला तो गलत होगा बिकॉज ये कोई मतलब विंटर स्नो स्टॉर्म नहीं होते हैं। एंड अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें काल बैसाखी ऑटम विंड्स, नहीं, ये भी सही नहीं है। काल बैसाखी आपकी होती हैं, काल बैसाखी होते हैं आपके प्री मानसून शावर्स। आई थिंक मैंने प्री मानसून तो पूरा आपको पढ़ा दिया, लेकिन प्री मानसून शावर्स के बारे में नहीं बताया। तो प्री मानसून शावर भी देख लेते हैं क्या होते हैं। तो मानसून से पहले जो बारिश होती है उसको प्री मानसून शावर्स के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे केरला वगैरह रीजन्स में यहाँ पर आएंगे तो हम इसको जानते हैं, एक तो आपके मैंगो शावर्स होते हैं, ठीक है, मैंगो शावर्स बिकॉज मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करते हैं, प्लस इनको हम ब्लॉसम शावर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको हम जो कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक है, कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक, वहाँ पर ब्लॉसम शावर्स के नाम से जानते हैं बिकॉज ये जो कॉफ़ी का फ्लावर है, यानी कि जो कॉफ़ी होता है आपका, है ना, जो कि आपको कर्नाटक के मेनली बाबा बूदन हिल्स में इसको ग्रो किया जाता है, ध्यान रखना, बाबा बूदन हिल्स में। और कॉफ़ी की जो इंडिया में वैरायटी देखने को मिलती हैं वो है जैसे कि अराबिका, लिब्रिका, रोबस्टा, ठीक है। तो ये सब जो बहुत ही महंगी कॉफ़ी होती हैं वो वैराइटीज़ हैं, ये बाबा बुदन हिल्स पे ग्रो की जाती है। तो इनके जो फ्लावर होता है कॉफ़ी जो होता है उसके ब्लॉसमिंग में, अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करता है। जैसे अब नॉर्थ ईस्ट में अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर इनको हम कलेक्टिवली नॉर वेस्टर्स के नाम से जानते हैं, नॉर वेस्टर्स। अब ये जो नॉर वेस्टर्स हैं इनको भी हम अलग अलग डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर वेस्टर को अगर आप यहाँ पर जाओगे असम और बांग्लादेश वाले रीजन में तो बरदौली चीर है, फिर बोरदोई सिला आप याद रखो, या फिर बरदौली चीरा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में इसको जाना जाता है काल बैसाखी के नाम से। काल बैसाखी हो गया आपका वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में, और बरदौई सिला या फिर बरदौली चीरा हो जाएगा आपका असम या फिर जो बांग्लादेश वाला एरिया वहाँ पे। और यहाँ पे ये जो जूट की कल्टीवेशन होती है ना उसमें हेल्प करते हैं। जूट
कल्टीवेशन में जूट जरा बताएंगे कि इसमें टॉप प्रोड्यूसर कौन, टॉप एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है जूट में, और जूट को हम किस फाइबर के नाम से जानते हैं? आंसर यहाँ होगा लू। एक हॉट विंड है जो समर्स के टाइम पे ब्लो होती है एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन। ये एडवेक्शन की वजह से ब्लो होती है। एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल चेंज इन प्रेशर, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। जूट हो जो होता है हमारा गोल्डन फाइबर, और ये एक फाइबर क्रॉप है, जैसे कि कॉटन फाइबर क्रॉप है, जूट फाइबर क्रॉप है, उसी तरह हेम्प HEMP फाइबर क्रॉप है ये आपकी। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इसका बांग्लादेश है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ पूछा था, इस जोन को क्या बोलते हैं जहाँ पे दोनों का मिलन होता है? इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं। ये ITCZ सन के मूवमेंट के हिसाब से शिफ्ट होता है, यानी कि जब हमारा गर्मियों का समय होता है तो हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कर्क रेखा पे 21 जून को सन की ओवरहेड रेस पड़ती हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी मान लो चल रहा है टाइम किसका, फरवरी लास्ट है ना, तो आप ये मान को चलो कि अभी जो सन होगा कुछ यहाँ पे होगा। हमें पता है कि सन इक्वेटर पे इक्वेटर पे 2 दिन अपनी ओवरहेड रेस डालता है। एक तो होता है 23 मार्च और एक होता है 21 सितंबर, 21 सितंबर। तो 23 मार्च को यहाँ पे आएगा और धीरे 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 ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, जिसको उत्तरायण बोलते हैं। तो जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा ना, तो ITCZ भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होगा। आपसे पूछता है कि जुलाई के महीने में ITCZ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तकरीबन 20 से लेकर 25 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ पर आपको जुलाई के टाइम पे ITCZ देखने को मिलता है। यही क्षेत्र को ही, चलो वो अभी हम छोड़ देते हैं, वही इसी क्षेत्र को वैसे हम डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डोल्ड्रम बोलते हैं इसको। और ये जो 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर होते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, इनको बोलते हैं अश्वच्छांश बोलते हैं, इनको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। जो 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है, यानी थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे। क्लियर है? डोल्ड्रम आपका बीच में, इक्वेटर जहाँ ITCZ है, हॉर्स लैटिट्यूड आपका, इनको हम सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द किंग हर्षवर्धन? तो राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी रिटन ऑन हर्षवर्धन। हर्षवर्धन's court poet was Harisen. Xuanzang spent a lot of time at Harsha's court. Harshvardhan ruled nearly about 1400 years ago. तो हर्षचरित्र इज अ बायोग्राफी रिटन ऑन हर्षवर्धन, ये बात बिल्कुल सही है। इसको किसने लिखा था? इसको बाण भट्ट ने लिखा था, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हरिसेन कोर्ट पोएट समुद्रगुप्त के थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त को कहीं से वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। हरिसेन ने नगर श्रेष्ठी यानी कि चीफ बैंकर की पोस्ट होल्ड नहीं करी थी। उसने कुमार अमृत यानी इंपॉर्टेंट ऑफिसर, नगर और संधि विग्राहिका यानी कि ऑफिसर ऑफ जो आपका पीस वॉर एंड पीस होता है, और महादंड नायक ऑफिसर ऑफ जस्टिस, ये पोस्ट होल्ड करी थी। जुआनजांग जो है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? इनको हम ह्यून सांग के नाम से भी जानते हैं। सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर थे ये, और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था CU की ट्रैवल्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड नाम से इसका इंग्लिश में अनुवाद है, ठीक है। 1400 साल पहले, अगर आप आज से कैलकुलेट करोगे तो वो 1400 साल ही निकलेगा, बिकॉज हर्षा का मैंने आपको रेन बताया था, दैट वॉज 0606 से लेके 647 AD। तो अगर आप आज से निकालोगे तो 1400 साल पहले ही निकल के आएगा। बाकी आप बताओ कि हर्षा वॉज डिफीटेड बाय हुम? हर्षा वॉज डिफीटेड बाय हुम? और हर्षा की बुक्स के बारे में बताइए। हर्षा की हमने कौन कौन सी, मैंने आपको 4 बुक्स बताई थी। तो हर्षा वॉज डिफीटेड बाय पुलाकेशिन II, और हराने के बाद पुला 2 ने टाइटल लिया था दक्षिण पतेश्वर का। 4 जो किताब हैं वो है, मैं लिखने वाला नहीं, वो लिख चुका हूँ, ठीक है। रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, 3 ही किताब हैं, 4 नहीं, ठीक है। तो रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका 3 किताबें हैं। हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी। बाण भट्ट ने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी। बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी है। और ये बताएंगे कि जो पुलाकेशिन II है उनका कोर्ट पोएट कौन था जिसने कि आपका ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था, कर्नाटक में जो कि पड़ता है। गुरु कौन थे पंडित रविशंकर के? निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान या फिर बिस्मिल्लाह खान? तो गुरु बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, उनके गुरु का नाम बताइएगा। तो पंडित रविशंकर जी की अगर बात करेंगे तो इनके गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान, जो कि मैहर घराना है उसके फाउंडर थे।
मैहर घराना के फाउंडर थे। और मैहर घराना के जो फाउंडर थे अलाउद्दीन खान, इनके बेटे का नाम था सन थे इनके अली अकबर खान, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मेंशन है। ठीक है, अली अकबर खान। और जो आपके इनकी बेटी थी, यानी कि इनकी जो डॉटर थी, उनका नाम था अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। और रविशंकर इनके शिष्य थे। देन रविशंकर इनसे शादी कर लेते हैं अन्नपूर्णा देवी से। अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती थी? ये सुरबहार प्लेयर थी। ठीक है, सुरबहार प्लेयर थी। अली अकबर खान आपके सरोद प्लेयर थे। सरोद प्लेयर आपके अमजद अली खान भी हैं। ठीक है, अमजद अली खान भी है सरोद, और इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2001 में। रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है 1999 में। सेकंड इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको कि भारत रत्न मिला। पहली कौन थी बताएंगे? पंडित रविशंकर जी की किताब ध्यान रखिएगा, एक तो है माई लाइफ माई म्यूज़िक, माई लाइफ माई म्यूज़िक, और एक आप बता सकते हैं जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। देन पंडित रविशंकर के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो पहला ग्रैमी है इंडिया की तरफ से वो इन्होंने जीता था। वो था आपका वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ठीक है, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्होंने जीता था ग्रैमी, और सबसे ज़्यादा ग्रैमी भी इन्हीं को मिले हैं। तन्वी शाह पहली इंडियन विमेन थी जिनको कि ग्रैमी मिला। कौन? तन्वी शाह, फर्स्ट विमेन टू रिसीव दी ग्रैमी, फर्स्ट वुमन टू रिसीव ग्रैमी। ये जो एक और किताब है इनकी वो है रागमाला। और मैंने क्या पूछा था आपसे, और तुम्हें खुद भूल गया क्या पूछा था? रविशंकर जी के जो भाई थे उनका नाम था उदय शंकर। उदय शंकर, उदय शंकर जाने जाते हैं फ्यूजन डांस के लिए। फ्यूजन डांस मतलब जहाँ पर इन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक को ईस्टर्न म्यूज़िक से कंपोज किया, या फिर हाई फॉर्म ऑफ म्यूज़िक को। इनकी बेटी का नाम था अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर जो कि सितार वादक हैं। ये भी अनुष्का शंकर के अलावा और मैंने सितार वादक कौन आपको बताए थे? एक तो विलायत में जाके इमरती लेके आओगे, विलायत खान, इमरात खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी, ये दो नाम हमने इसमें देखे थे ठीक है। और बाकी अगर बात करेंगे तो अलाउद्दीन खान खुद भी ये सरोद प्लेयर ही थे आपके। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ये इनके कोट पोएट थे, उनका नाम था रवि कृति। ठीक है, रवि कृति इनके कोट पोएट थे। और पहली इंडियन म्यूजिशियन जिनको कि भारत रत्न मिला था वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी 1998 में। तीसरे म्यूजिशियन थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि आपके शहनाई वादक हैं, और इन्होंने रेड फोर्ट में शहनाई बजाई थी इंडिपेंडेंस के दिन। एंड साथ ही साथ शहनाई में ध्यान रखना 7 होल्स होते हैं, और इन्हीं के नाम पे ईरान के सिटी तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी है। ठीक है, इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। ठीक है, किसका? बिस्मिल्लाह खान का। द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट जो पार्टी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1929, 1940, 1925 या फिर 1936? रविशंकर को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल रविशंकर को तो तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग इंस्पिरेशन है ना। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी तो 1940, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप जल्दी से बताइए कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये कब बनता है? HSRA दैट इज़ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दैट इज़ HSRA कब बनता है? CPI कब बनती? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनती है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब होता है? ठीक है, तो HRA की बात करेंगे तो आई होप आपको पता होगा 1924। सचिन सान्याल मेन इसके फाउंडर थे। बाकी सचिन सान्याल के अलावा रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, राजेंद्र लहिरी, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। HSRA की बात करेंगे 1928, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद मेन थे। देन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग भी इन्वॉल्व थे। 1925 में कौन सा एक इवेंट हुआ था? CPI की बात करेंगे 1920 में MN रॉय बनाते हैं ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, ताशकंद में, लेकिन 1925 में कानपुर में फॉर्मलाइज होती है आके। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है। नारायण मल्हर जोशी, जोसेफ बाप्तिस्ता और लाला लाजपत राय।
और लाला लाजपत राय जो हैं वो इसके पहले प्रेसिडेंट बनते ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। 1925 में काकोरी इंसिडेंट हुआ था, जहाँ काकोरी एक गांव है लखनऊ में, और यहाँ पे ट्रेन को क्या किया था, जिसमें कि एक तरह से असलाह जा रहा था, तो उसको गिरफ्त में करने का काम किया था इन लोगों ने, ठीक है। एंड एक और पार्टी का आप बता दीजिए कि गठन कब हुआ था, ठीक है। एंड दैट पार्टी इज़ आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? व्हाट डज द लेटर M स्टैंड फॉर इन दी MRTP एक्ट ऑफ 1969? 1969 का जो MRTP अधिनियम है उसमें M का मतलब क्या है? मोनोपोलीज, मोनोपोलिस्टिक, मल्टी या फिर मोनोपोली। तो M स्टैंड्स फॉर, अगर हम पूरा MRTP के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इट स्टैंड्स फॉर मोनोपोलीज, monopolies and restrictive trade practices act, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये होता है MRTP। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, मोनोपोलीज। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में गठन हुआ था। किसने किया था? ये किया था आपके जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी। 1936 में 1936 में आपकी जो ऑल इंडिया किसान सभा है उसका गठन होता है, ठीक है। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। अगला है 7th, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी एंड कंजम्पशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम? तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम स्टैंड्स द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है? जैसे एक पेड़ छोटा सा, ठीक है, सनलाइट कैप्चर कर रहा है, खाना बना रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब कि भाई नई टहनियाँ आ रही, नई पत्ते आ रहे हैं, तो वो बायोमास क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो अमाउंट ऑफ बायोमास क्रिएटेड। अब ये जो बायोमास का क्रिएशन है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप की मसल मान लेते हैं ग्रो हो रही है, तो किस कॉस्ट में ग्रो हो रही है? बिकॉज आप जिम जा रहे हो, आप पसीने बहा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी बायोमास मान लेते हैं, आपकी मसल मास बढ़ रहा है, लेकिन किस कॉस्ट पे बढ़ रहा है? अगर मैं उसको घटाऊं, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म जो खर्चा हो रहा है, तो वो नेट आ जाएगा। नेट कब आता है? नेट तब आता है जब हम ग्रॉस से किसी चीज़ को घटाते हैं। जैसे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब मिलता है? जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, है ना, पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स में। तो उसी तरह से ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो मेटाबॉलिज्म वगैरह में खर्चा हुई एनर्जी को घटा देते हैं, तो उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो नेट और ग्रॉस दोनों से मिलकर बनता है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है। और पिछले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था ना, मोनोपोली से याद आया मुझे। आप जल्दी से बताओ, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट देखते हैं, तो मोनोपोली जो होती है, ठीक है, उसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं? जो मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट होती है उसके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होते हैं? और इस एक्ट को लाया क्यों गया था? मेन यार लाया इसलिए गया था कि भाई किसी की मोनोपोली ना हो सके, ठीक है। अगर मोनोपोली, क्योंकि पहले के टाइम पे ये 1969 में लाया गया था, तो अब समझ रहे हो कि 1990 से पहले की ये बात है। और 1991 में हम LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था। खोला था से मेरा मतलब है कि हमने काइंड ऑफ लिबरलाइज का मतलब होता है कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया। प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया, बिकॉज अभी तक खेल नहीं पा रहे थे वो खुल के। लाइसेंस राज काइंड ऑफ था कि भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को होता है कि भाई कहीं किसी कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए, इसलिए। तो इसीलिए सब ये 1969 वगैरह में एक्ट आए थे। मोनोपोली में होता है कि एक एंट्री बैरियर होता है, कोई घुस नहीं सकता है उसमें। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आज ट्रेन में रिजर्वेशन करना है, तो IRCTC के अलावा कोई ऐप है? नहीं है, ठीक है। तो IRCTC की मोनोपोली है। तो ये होता है, इसमें एंट्री बैरियर होता है, कोई घुस नहीं सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक सेलर होता है और मल्टीपल बायर्स होते हैं, ओनली वन सेलर होता है। और ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में होता है आपका फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि कुछ सेलर्स होते हैं और मैनी बायर। बायर तो हमेशा बहुत सारे रहेंगे, बेचने वाले कुछ हो जाएंगे, एक से कुछ हो जाएंगे ओलिगोपोली में। इज दैट क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, एंड दैट इज
जो बायोगैस है ये रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो बायोमास से एनर्जी जनरेट होती है, या फिर आपकी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैग इज़ तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, दैट इज़ द कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है? सिंगल मेंबर बॉडी, 2 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड बॉडी होती है। तो कैग के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक आपका सिंगल मेंबर्ड बॉडी होता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि इट वॉज अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी बिफोर बिकमिंग अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी 1989 आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी 61वें संविधान संशोधन से ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनती है 1989 में। उससे पहले सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी, जैसे कि कैग आज सिंगल मेंबर्ड बॉडी होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यही कैग ही ऑफिस में बैठा हो, इसको कोई असिस्ट करने के लिए नहीं होता। यहाँ तक कि आप एसएससी के थ्रू कई सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आप कैग में जाके जॉब करते हैं। तो कैग के बारे में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इट इज़ आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल मल्टी मेंबर्ड बॉडी। तो आर्टिकल नंबर 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैग के ऑफिस की स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। करंट में कैग कौन है जरा बताएंगे? 149 में क्या है आपको पता होना चाहिए, 150 में क्या है और 151 में क्या है। तो 148 में तो समझ गए कैग के ऑफिस के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ड्यूटीज़ एंड पावर्स दी गई हैं आपके 149 में। अकाउंट्स 150 में अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे, या फिर क्या, तो बस ये याद कर लो किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे वो है। या फिर फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, इसको आप नोट कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। और यहाँ पे ये है कि रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कैग सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, यानी कि कैग को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देनी है। क्लियर है? करंट में पहले कौन थे? फर्स्ट थे वी नरहरि राव, और करंट में है कौन? संजय मूर्ति। वी नरहरि राव थे फर्स्ट, और करंट में गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, वो हट चुके हैं बिकॉज वो आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हैं। तो संजय कुमार मूर्ति, तो संजय मूर्ति इन शॉर्ट हम याद रखेंगे इनका नाम। मैंने आई थिंक पीछे कुछ पूछा था। बायोगैस इज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे हम कब मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाते हैं? 14 नवंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर? करंट अफेयर्स का देखते हैं। प्रियंका जी, स्वरूप सिंह आईटी बाबा, क्या आईटी बाबा? तो 14 नवंबर को 2 दिन होते हैं। एक तो होता है चिल्ड्रंस डे, ये तो सबको पता होगा किसका जो, ठीक है, चिल्ड्रंस डे ये सबको पता होगा। एंड डायबिटीज़ डे भी इसी दिन मनाते हैं। 15 अगस्त को आई थिंक सबको पता है ना, इंडिपेंडेंस डे होता है इस दिन। प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे फ्लैग की हॉइस्टिंग करते हैं, अनफर्लिंग नहीं, हॉइस्टिंग। 26 जनवरी को प्रेसिडेंट कर्तव्य पद पे फ्लैग की अनफर्लिंग करते हैं। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाते हैं बिकॉज गांधी जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए, है ना। और गांधी जी नॉन वायलेंस के काफ़ी बड़े प्रोपाउंडर थे। 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था इसी दिन। देन आपको कमेंट में बताना है कि 1 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर? व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9th, या एक सेकेंड रुको, व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9th of Jan, 15th of Jan, ठीक है। देन व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of Feb? व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 of March, 8th March? What is celebrated on 22 of April? What is celebrated on 7th of April? What is celebrated on 1st of May, 8th of May, 31st of May? What is celebrated on 5th of June? What is और 22 में भी बता देना लगे हाथ, ठीक है। 22 में, 5th of June, 11th of July, then 11th of July, 12th of August, then और क्या, एक और बता दो बस, एंड दैट इज़
1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एंड हाउ many स्टेट सेलिब्रेट देयर फॉर्मेशन ऑन 1 नवंबर? कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को? तो 9 जनवरी को आपको पता है प्रवासीय भारतीय दिवस, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्रवासीय भारतीय दिवस। 12 को होता है नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को होता है आपका आर्मी डे, आर्मी दिवस। एंड 16 को होता है आपका स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस होता है। और 23 जनवरी को क्या होता है बताएंगे? 2 फेब को होता है हमारा वेटलैंड डे, बिकॉज इसी दिन ही रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। 22 मार्च को वाटर डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 7 अप्रैल को हेल्थ डे, बिकॉज 7 अप्रैल 1948 को WHO स्टैब्लिश हुआ था इसलिए। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस डे। 31 मई को एंटी टोबैको डे। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। 5 जून को एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस। 1 और 1 11 हो जाते हैं मिलके, जनसंख्या बढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या दिवस। 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। 1 दिसंबर को होता है आपको पता है एड्स डे। 1 नवंबर को 8 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा 4 हो गए, MP छत्तीसगढ़ 6 हो गए, पंजाब हरियाणा 8 हो गए आपके, ठीक है। एक आप बताएंगे एंड दैट इज़ कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहली बार हिंदी बोली गई थी, ठीक है, 10 जनवरी को हिंदी दिवस। तो ये चीज़ आप वर्ल्ड, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को ध्यान रखना एल्डर्स डे, यानी कि जो लोग बूढ़े होते हैं उनका दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है, ठीक है, एल्डर्स डे, क्लियर। एंड बाकी हिंदी दिवस ना लिख के यहाँ पे लिख लो इंटरनेशनल हिंदी डे, ठीक है। बाकी हिंदी दिवस तो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 10 जनवरी को हिंदी डे होता है, बिकॉज इसी दिन आपकी UNGA में सबसे पहली बार बोली गई थी क्या? सबसे पहली बार बोली गई थी आपकी जो हिंदी है उसको, ठीक है। तो इंटरनेशनली जो हिंदी डे है उसको इस दिन मनाया जाता है। लेकिन इंडिया में हिंदी दिवस, सर बिगिनर हो इतना सारा याद कैसे रखूँ? भाई अगर बिगिनर हो और 2 महीने में आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर को ही 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में सबसे पहली बार क्या हुआ था, ये एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 को कि हमारी जो लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। चलो अगला है विच वर्ड वॉज नॉट एडेड इन प्रियम्बल थ्रू अमेंडमेंट? इनमें से कौन सा? कल आपने बोला था ना कि सर प्रियम्बल नहीं किया हमने, तो ये लो। वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब होता है? बहुत पूछता है। वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर को होता है, ठीक है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे होता है। इंडिया में जो टूरिज़्म डे होता है ना, इंडिया में टूरिस्ट डे जो मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे भी होता है, मतदाता दिवस होता है जिस दिन, उसी दिन। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज़्म डे आपका 27 सितंबर को होता है। 25 जनवरी को वोटर्स डे के दिन हम नेशनल टूरिस्ट डे मनाते हैं। अब प्रियम्बल क्या होता है सर? तो प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से समरी है, सार है एक तरह से, ठीक है। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का ID कार्ड किसने बोला था? किसने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप प्रस्तावना को बोला था?
ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था उसके बाद प्रियम्बल बना था, पहले नहीं बना था। आईडी कार्ड बोला था इसको एन.ए. पालखी वाला जी ने, और किस कंट्री से इसको लिया गया है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति के एक सदस्य थे, मेंबर थे, और इन्होंने खुद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को चेयर किया था, हेड किया था। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल जो हमने यूएसए से लिया है, वहाँ का भी प्रियम्बल ऐसे वी द पीपल ऑफ यूएसए करके स्टार्ट होता है, जैसे हमारा स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सॉवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताते हैं। देन वहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस, देन वहाँ लिखा हुआ है इक्वालिटी, देन वहाँ लिखा हुआ है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी, एक सेकेंड रुको, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर है क्या? सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है हमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जस्टिस 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी 2, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। लिबर्टी 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरह का और वो फ्रैटर्निटी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और जस्टिस के प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए हैं? तो ये अलॉन्ग विथ रिपब्लिक, ये अलॉन्ग विथ रिपब्लिक जो है, मैंने आपको बताया सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमने लिया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। वहीं अगर हम बात करें जस्टिस, ये हम रशिया या फिर यूएसएसआर, ठीक है, यहाँ से जस्टिस के प्रिंसिपल्स लिए हैं। प्रियम्बल जो होता है ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है। प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर, नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑफ पावर ना तो है ना तो सोर्स है पावर का। एक बार सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है आज तक प्रियम्बल में, ओनली अमेंडेड वंस, एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है अभी तक, और वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 का, 1976 का, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, ISS बेटा, ठीक है, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सॉवरेन नहीं था उसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, SS 2 बार है तो ऐसा लगता है कि हाँ सॉवरेन, तो सॉवरेन नहीं है। ठीक है, ISS करके याद कर लो या फिर सिस करके याद कर लो, जैसे भी याद करना है, लेकिन याद कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो ट्रांसमिशन में, प्रसारण में मदद करती है? मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर, बताओ। बुक्स एंड ऑथर्स पार्ट 1 कहाँ गया सर? उसको बैच ने समा लिया अपने अंदर। बैच इज़ लाइक अ ब्लैक होल, सबको समा लेता है अपने अंदर। तो रेडियो ट्रांसमिशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से रिवाइज करें। ये जैसे हमारी अर्थ थी, ठीक है, ये मान लो मेरी अर्थ है, तो इसके ऊपर हमारी कौन कौन सी लेयर थी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर इट इज़ नॉट अ लेयर, ठीक है। थर्मोस्फियर के बाद जो भी है सब एक्सोस्फियर ही है। क्या पढ़े थे? लिखेंगे नहीं, अब सब बातों बातों में खेल होगा। ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, रीजन ऑफ मिक्सिंग।
ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, जिसको लैब सेट बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। यहाँ पे सारे मौसमी घटनाएं, वेदर फिनोमेना होते हैं। इसकी एक टांग नकली है और इसकी जो हाइट है या फिर हम बोल सकते हैं थिकनेस है वो 13 किलोमीटर है एवरेज। पोल्स में कम है, 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर में ज़्यादा है, 18 किलोमीटर है। एवरेज जो निकल के आती है वो 13 किलोमीटर है। देन जहाँ पर ये ख़त्म होती है, जहाँ से अगली लेयर यानी स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होती है, उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो जेट वगैरह हैं वो उड़ते हैं। ओजोन लेयर है वो यहीं पे आपको देखने को मिलती है। ओजोन लेयर की जो हाइट है वो है 35 किलोमीटर्स की हाइट में देखने को मिलती है, और ये आपकी जाती है टिल 50 किलोमीटर्स एंड 50 किलोमीटर्स के बियॉन्ड। और यहाँ पर ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ऑल्टरनेट चलता है। मेजोस्फियर ये जाती है आपकी 85 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी होता है। मेजोस्फियर में अगर बात करें तो एम से मेजोस्फियर, एम से मेट्योराइट। मेट्योराइट यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर की अगर बात करेंगे तो इसको आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। एंड यहाँ पर आयंस देखने को मिलते हैं जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस, और ये बताएंगे कि जो ट्रोपोस्फियर है उसमें गैसेस कॉम्पोजिशन कितना होता है। ये मैंने अभी तक आई थिंक बताया नहीं आपको, तो बता देते हैं आपको। ठीक है, गैसेस कॉम्पोजिशन कैसे होता है। और एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, तो वो अर्थ से क्यों टिका हुआ है। वॉट फोर्स इज होल्डिंग द एटमॉस्फेयर, वॉट फोर्स इज बाइंडिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। तो गैसेस कॉम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन 78 यानी 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, ऑर्गन होता है 0.9%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 होती है 0.036%। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन भी याद रखेंगे। ये एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, अर्थ की टॉप लेयर का नहीं है भैया। ये एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर। अर्थ की जो ऊपरी परत होती है इसको क्रस्ट बोलते हैं, उसका कॉम्पोजिशन हम अलग पढ़ते हैं, OCl करके पढ़ते हैं। ऑक्सीजन होती है, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, इस तरह से। ठीक है, तो ऑस्ट्रिचेस यानी कि शुतुरमुर्ग भारत में कब पाए गए थे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शुतुरमुर्ग था, एक ऑस्ट्रिच था, और एक साइकिलिस्ट को उसने भगा रखा था बड़े कायदे से, बहुत भयंकर तरीके से। हो सकता है आपने भी वो वीडियो देखा हो, काफ़ी पुराना था। मैंने काफ़ी पहले भी इसको वीडियो देखा था, आज भी देखा था, काफ़ी हंसी आई वीडियो देख के वो। सर आपकी PY की सीरीज से RPF का GK हो जाएगा ना। हाँ भाई, हो तो जाना चाहिए। सर आपकी मैगज़ीन ले लूँ या फिर फैट बॉय के लिए वेट करूँ। कौन सी मैगज़ीन क्या वेट कर रहा हूँ, मतलब क्लास में। फैट बॉय के लिए भी वेट करो, लिटिल मैन और फैट बॉय, सॉरी फैट मैन और लिटिल बॉय। न्यूलिथिक गलत है, ये क्या आंसर है, ये क्या क्वेश्चन है। कर्मन लाइन लेयर्स बिटवीन नीचे, ये कर्मन लेयर जो होती है ना, ये आपकी आप ऐसे समझ लो, ये है कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन है, यहाँ से उसके बियॉन्ड एग्जॉस्फेयर शुरू हो जाएगा। तो कर्मन लाइन एक तरह से आपकी एटमॉस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में एक वो है। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा था किसने होल्ड करके रखा है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो इट इज़ ग्रेविटी जिसने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है ना। अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी हमने आई थिंक परसों वाली क्लास में ही देखा था स्टोन एज के बारे में, जिसको पाषाण युग बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पीलियो जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मीज़ो जिसको कि मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, एंड नियो जिसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो ये 5 लाख BC से रफली आप कंसिडर कर सकते हो 12,000 BC तक। मीज़ोलिथिक होता है 12,000 से लेकर, और ठीक है अपना दिमाग मत लगाना इसमें, जिस हिसाब से आपका TCS मानता है, जैसे SSC ने भी माना है 12,000 से 10,000, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट है। ठीक है, न्यू स्टोन एज आपका 10,000 या 9,000 BC से आप कंसिडर कर सकते हो 1000 BC तक। और बाकी इसके सारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि न्यूलिथिक हमने साइट पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था कश्मीर में बुर्जा होम पढ़ा था, गुफ कराल पढ़ा था, गुफ कराल ठीक है। बुर्जा होम होता है प्लेस ऑफ बर्च, गुफ कराल होता है केव ऑफ पॉटर्स। ठीक है, यहाँ पर इंसान कुत्तों के साथ भरी हुआ वो हमें देखने को मिला, प्लस और जो बोन टूल्स हैं, मतलब कि
टूल्स मेड ऑफ बोन्स वो यहाँ पर देखने को मिले। साथ ही साथ जो चिरांद जो जगह पड़ती है पटना में, वहाँ पर भी हमें हड्डी से बने हुए टूल्स देखने को मिले। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो भीमबेटका की केव्स ये कहाँ पर है? भीमबेटका केव्स, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं। और ये भी आप बताइए कि जो मेहरगढ़ है, जो वन ऑफ दी सबसे पहली साइट कंसिडर की जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मेहरगढ़ किसके लिए जानी जाती है और कहाँ पर है और कब मिली थी ये? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिचेस जो है पीलियोलिथिक में सबसे पहले मिले थे। तो भीमबेटका जो केव्स हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास में। और मेहरगढ़ जो है ये आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले ये एग्रीकल्चर के लिए जाना गया, राइस कल्टीवेशन के लिए, राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन के लिए। और मेहरगढ़ जो है ये तकरीबन हमें 7000 BC में जो है मिला था, 7000 BC में। अगला है, और यहाँ पर लोग मतलब ऐसे काइंड ऑफ दीवार बना के रहते थे, भले कच्ची दीवार थी, लेकिन यहाँ पर लोग बुर्ज़ोम और गफ्राल में ऐसे गड्ढे में रहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द रेवेन्यू रेसीट्स? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत नहीं आता है? इनकम टैक्स, GST, इंटरेस्ट ऑन लोन्स या फिर लोन्स? तो कल भी ये बात आई थी कि आपने बोला था कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया, तो पढ़ा देते हैं अभी। तो देखो समझने में दिक्कत होगी। और देखो मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ अभी, कितने स्टूडेंट हैं? 1.9 के है ना? अब देखना ये 1.6 के में, अच्छा 2 के हैं, 2000, ठीक है। ये देखना अभी 1.7 के में लैंड करेंगे। ये जब मैं पूरा समझा लूँगा उसके बाद 1.7 के। क्यों? देख लेना, तुम देख लेना, ठीक है। अब क्यों होता है ये भगवान जाने, लेकिन होता है। इतने टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ ना, तो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर 2 हेड होते हैं, एक तो होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं राजस्व और इसको बोलते हैं पूंजीगत, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि तुम्हारी 2 पॉकेट है, लेफ्ट राइट। डिटेल में उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये बैच की क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो फंडा होता है रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है। तो रेवेन्यू आप ऐसे समझ लो लेफ्ट पॉकेट है, लेफ्ट पॉकेट में या तो पैसा आएगा तो उसको हम बोलेंगे रेसीट, और अगर जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर, खर्चा। कैपिटल रेसीट, अगर राइट वाली पॉकेट में पैसा आएगा तो रेसीट, और जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका वो पैसा आता है रेवेन्यू रेसीट। रेवेन्यू में वो पैसा आता है या फिर जाता है जो बड़ी जल्दी जल्दी आता है और जल्दी जल्दी जाता है, जैसे कि टैक्स का पैसा। अब टैक्स 2 तरह का हो सकता है, आपका डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, जिसके बारे में अभी हम डेप्थ में जा नहीं रहे। नॉन टैक्स का पैसा आ सकता है। नॉन टैक्स का पैसा में आ जाएगा आपका, जैसे गवर्नमेंट लोन दे रखी होती है तो उस पर जो ब्याज गवर्नमेंट कमाई करती है वो, या फिर मान लो कि गवर्नमेंट का कोई PSU है, उससे गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है वो, ठीक है। ये सब आते हैं। या फिर जो टोल नाके वगैरह का जो पैसा होता है सब गवर्नमेंट को इसमें जाता है। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो उसमें जो सैलरी देगी आपको, वेजेस देगी आपको, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह देती है, तो सब खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। गवर्नमेंट जो ब्याज भर रही होगी, लोन लिया होगा उस पर। कैपिटल रिसीट में वो आता है जो बड़ी धीरे धीरे, बहुत कम, रेयर, इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता ना, उतना फ्रीक्वेंट जाता है। और यहाँ पे जो पैसा आता है उससे या तो लाइबिलिटी आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, या फिर आपका एसेट चला जाता है, आपकी पूंजी चली जाती है। और ये जो एक्सपेंडिचर होता है इससे या तो आपका एसेट बनता है या आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, आपकी जो देयता है वो कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पे कैपिटल रिसीट में आता है जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने विनिवेश कर दिया, ठीक है, अपनी कोई शेयर होल्डिंग किसी कंपनी से, किसी PSU से वगैरह कंपनी से अपनी बेच दी। लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, वो भी आ जाएगा, ठीक। देन अगर एक्सपेंडिचर में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, 2 चीज़ें होती है, तो लोन दिया या लोन चुकता किया। चुकता करने का मतलब पहले लिया तो उसको चुकता कर दिया, यानी लाइबिलिटी हटा दी, और अगर दिया है तो एसेट बढ़ा लिया अपना। ये एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल वाला। जो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करती है, डेवलपमेंटल का मतलब है कि डेवलपमेंट, विकास कार्य करती है, जैसे कि रोड बनवा दी गवर्नमेंट ने, स्कूल बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, ये सब काम डेवलपमेंट में आते हैं। तो कौन से रेवेन्यू रिसीट में नहीं आता है? इनकम टैक्स आता है, GST आता है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन लोन नहीं आता है। लोन बड़ी रोज़ रोज़ तो कोई लेता नहीं और रोज़ रोज़ तो कोई देता नहीं है, तो लोन आपका आएगा किस में? कैपिटल रिसीट के अंदर, ठीक है। चलो समझ आ गया? अरे यार 2000 से कम नहीं हुए आज, क्या बात है? डेवलपमेंट में बोल दिया ना, इस वजह से, हाँ बोल दिया इसी वजह से है, नहीं तो कम हो जाते हैं। आज तो यार एक स्टूडेंट भी कम नहीं हुआ।
गलत प्रूफ करने के में तुम लोग लग गए हुए ना कि गलत प्रूफ करते हैं, हटेंगे ही नहीं साला। चाहे मन कर रहा होगा, चाहे मम्मी बुला रही होगी, चाहे जोर की लगी होगी, चाहे उसका मैसेज भी आया होगा, तो भी आज नहीं जाऊँगा। आज गलत प्रूफ करना है नहीं। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ग्रांट होता है ना, ग्रांट अनुदान, वो आपका आता है इसमें, ग्रांट देना लेना वो इसमें आता है रेवेन्यू में। मंगोल रूलर जो है चंगेज़ खान, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में, 1227 में, 1219 में, फिर 1235 में। चंगेज़ खान कौन था और किसके टाइम पे, जब इसने इन्वेड किया था इंडिया में? प्रॉपर तरीके से तो इन्वेजन नहीं हुआ था इसका इंडिया में, लेकिन इंडिया के आसपास रीजन में जो ट्रांस ऑक्सियाना एम्पायर है वहाँ पर जब ये वो कर रहा था, तो इस समय इंडिया में कौन था? दिल्ली सल्तनत का रूल, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, कौन रूलर था? तो ये 1227 में इसकी मृत्यु हुई थी। इस समय जो है इल्तुतमिश को क्रेडिट जाता है कि इसने रेजिस्ट कर लिया था, मतलब बचा लिया था, नहीं तो इन्वेजन से, है ना। चंगेज़ खान को फालतू में गुस्सा इसलिए नहीं दिलाई थी इल्तुतमिश ने। देन आपको बताना है कि जो तैमूर है उसका आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तैमूर इन्वेड कब किया था इंडिया में, और जब इसने इन्वेजन किया था तो इंडिया में कौन सा रूलर था? तो तैमूर ध्यान रखना 1398 के टाइम पे, और इस टाइम पे तुगलक रूल चल रहा था। किसका रूल चल रहा था? तुगलक रूल चल रहा था। और तैमूर के ही एक तरह से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, बाबर ने क्या बोला था? बाबर ने ये बोला था, ठीक है, बाबर ने ये बोला था कि ये बाबर जो है ये फादर के साइड से तैमूर का डिसेंडेंट है, और मदर के साइड से चंगेज़ खान का डिसेंडेंट है। ये बोला गया था किसके द्वारा? ये बोला था बाबर ने। और ये बाबर के रिगार्डिंग हमें पता है, एमबीटी नहीं भैया, क्या फादर तैमूर? हाँ, फादर के साइड से वो तैमूर है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, और बाकी इल्तुतमिश के बारे में हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, जब इल्तुतमिश का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। क्लियर है ना भाई? एमबीटी क्यों लिख रहे हो भाई? तुगलक में एमबीटी थोड़ी ना था, एमबीटी तो जा चुका था। मैंने कल आपको बताया था ना कि 1300 आपका 1206 से लेके 1290 तक आपकी स्लेव डायनेस्टी, 1290 से लेके 1320 तक खिलजी, और 1320 से लेके 1414 तक ये थे आपके, क्या बोलते हैं, तुगलक वाले। 1320 से 1325 गयासुद्दीन, 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तो 1398 की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे इस टाइम पे महमूद शाह तुगलक था, ध्यान रखना, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक था, एमबीटी नहीं था। और बाबर के बारे में क्या क्या रिकॉल करो जल्दी से। 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था, ठीक है। और देन अगर बात करेंगे तो ये 1504 में ये काबुल में आके बैठा था। देन उसके बाद 1526, 27, 28, 29 बैक टू बैक 4 बैटल खेले इसने। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देन बैटल ऑफ खानवा, देन बैटल ऑफ चंदेरी, देन बैटल ऑफ घाघरा। पहले वाले में हराया उसने इब्राहिम लोदी को, दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। देन दूसरे में राणा सांगा को, जो सिसोदिया रूलर थे, जो मारवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे, उनको हराया। देन चंदेरी में मेदिनी राय को हराया। एंड देन आपका जो आखिरी था दैट इज़ घाघरा, उसमें अफगान्स को उसने हराया, और 1530 में मर गया। उसके बाद आ जाता है उसका बेटा हुमायूं। इन विच स्टेट इज़ दी मैहर कोर्ट वेयर बाबा अलाउद्दीन खान वॉज अ म्यूजिशियन। तो मैहर दरबार किस राज्य में, जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो मैहर यार हमने अभी देखा, अच्छा नहीं देखा था, मतलब अभी देखा था कि मैहर के फाउंडर अलाउद्दीन खान थे। इसी मैहर घराने से आपके, अभी हमने देखा कि पंडित रविशंकर थे, इनके ठीक है, अलाउद्दीन खान के बेटे अली अकबर खान, अन्नपूर्णा देवी उनकी बेटी थी। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा हरिप्रसाद चौरसिया का, सबने सुना होगा हरिप्रसाद चौरसिया किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं? वो भी इसी घराने से बिलोंग करते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया इसी घराने से बिलोंग करते हैं आपके। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जो कैराना घराना है इसके फाउंडर कौन है, और इस घराने से कौन कौन बिलोंग करता है? मेवाटी घराना, मेवाटी घराना के कौन कौन हैं और इसके फाउंडर कौन हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आंसर मैहर पड़ता है मध्य प्रदेश में, कलिंजर के किले के पास पड़ता है। एंड यू ऑल नो कलिंजर इज़ फेमस फॉर, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये फ्लूट बजाते थे, है ना, फ्लूट बजाते हैं, और फ्लूट के काफ़ी बड़े एक्सपोनेंट हैं। फ्लूट के और कौन कौन से एक्सपोनेंट हमने पढ़े थे? पन्नालाल घोष पढ़े थे, है ना। चौरसिया जी पान की दुकान पे ऐसे हमने याद किया, तो पन्नालाल घोष बजाते हैं। एंड देन इनके जो नेफ्यू हैं राकेश चौरसिया, वो बजाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, कैराना घराना के जो फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान है, और करीम खान,
किराना घराने के जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको हम ऐसे याद करते हैं कि किराने की दुकान पे भीम जी बैठे हैं, मतलब भीम जी गए, पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, वोकलिस्ट हैं काफ़ी बड़े, वोकलिस्ट थे काफ़ी बड़े, पंडित भीमसेन जोशी। देन ये वहाँ पर गए और ठीक है, और क्या हुआ, और उनको कौन मिले, उनको गंगूबाई मिली वहाँ पे, गंगूबाई हंगल। तो उन्होंने बोला कि 1.25 किलो कुछ दे दो, सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व हो गए आपके, 1.25 किलो क्या दे दो, कैसे हमने याद किया था, हाँ, तो 1.25 किलो आटा दे दो, है ना। तो कुछ अठावले करके थे एक हमारे, नाम एकदम से मेरे दिमाग से जा रहा है, अगर किसी को याद आ रहा है तो लिखो, अठावले करके हमने एक याद किया था। और एक और जो आपको याद रखना है वो नाम एकदम से अगेन जा रहा है, सवाई गंधर्व के, ये तो खैर आपके वो हो जाएंगे, वो तो लिखे हुए पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। तो ये आपके किराना घराना, किराना घराना कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। मेवाटी के जो फाउंडर हैं वो गग्गे नज़ीर खान हैं। याद कैसे रखेंगे कि माटी में मिल जाओगे तो नज़र नहीं आओगे, गग्गे नज़ीर खान। और इससे एक सबसे बड़े एक्सपोनेंट है पंडित जसराज, पंडित जसराज जी का नाम आपको नहीं भूलना है। पंडित जसराज जी की अगर बात करेंगे तो ये एक मतलब कोई एज सच इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते थे, लेकिन आपके काफ़ी बड़े ये आपके एक्सपोनेंट थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, किस सॉरी वोकलिस्ट थे ये। क्लियर, आगे बढ़ें, क्लियर, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। चलो आगे बढ़ें। तो बाबा फादर प्रभात रे, हाँ प्रभात रे, यस, यही नाम एकदम से जा रहा। प्रभात रे इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी रिसेंट में अभी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा, रिसेंट में इनकी डेथ हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गंगूबाई अंगल हो चुकी है हमारी। चलो अगला है द क्रॉप एरिया, ना कला रामनाथ इससे हो जाएंगी आपकी, ठीक है, कला रामनाथ इससे हो जाएंगी आपकी, ठीक है, मेवाती से। अगला हमारा दैट इज़ द एरिया और क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप ग्रीव कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन सी जो क्रॉप है वो ग्रो हुई थी आपकी बहुत एक्सपोनेंशियली, बताइए। संजीव अभ्यंकर इसी से थे आपके, मेवाती से ही, ठीक है, मेवाती से ही थे संजीव जी, संजीव अभ्यंकर इसी से थे, कैराना से नहीं थे। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वीट होगा, बिकॉज हमें पता है कि आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके रिगार्डिंग आई थिंक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था, ये टर्म दिया गया था विलियम गॉड ने। फादर कंसिडर किया जाता है नॉर्मन बोरलॉ को, और इनको कब मिला था पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ इनको कब मिला था, इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा है, लेकिन कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, और अगली बार से नहीं लिखने वाला हूँ मैं, लेकिन ठीक है। तो पीस प्राइज़ ध्यान रखना 1970 में, 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, ठीक है। इंडिया में हमने मेनली वीट और राइस, वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं HYV सीड्स, ये मेक्सिको से लेके आए, और जो चावल है, चावल उसकी हम लेके आए IR8 करके, ठीक है, ये लेके आए फिलीपींस से। ये चावल की वैरायटी थी जिसको हम मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं, तो ये फिलीपींस से हम लेके आए। तो मेनली वीट और राइस पे ही फोकस था ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है हमने इंडिया में 2 फेज़ में लॉन्च किया। बट अगर आपसे पूछ लेना फादर ऑफ वीट रेवोल्यूशन, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा फादर ऑफ वीट रेवोल्यूशन, जल्दी बताओ जल्दी से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेज़ में लॉन्च किया गया, एक तो मिड 1960 से 70s और एक मिड 1970 से लेके 80s, ठीक है। इसमें मेन तो फोकस था कि जो एफ्लुएंट स्टेट्स थे, जो वेल्दी स्टेट्स थे, काइंड ऑफ एफ्लुएंट स्टेट्स थे, कहाँ के, तो एफ्लुएंट स्टेट्स थे आपके जैसे कि पंजाब का हो गया, ठीक है, आंध्रा का हो गया, तमिलनाडु, उन तक सीमित था। और जो अमीर किसान थे, रिच हम बोल सकते हैं कि मतलब अमीर ऊपर वर्ग के जो किसान थे उन तक सीमित था। क्यों, क्योंकि वही ये महंगे बीज ले पाएंगे, महंगी जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, उसको अफोर्ड कर पाएंगे। यस पीयू ने सही लिखा है।
हाँ, पीयू ने सही लिखा है। नहीं नहीं, डिटेल में पढ़ा है मैंने, बैच में पढ़ा है। ये हैं आपके आपके डीएस, डॉक्टर डीएस अठावले। ठीक है, डॉक्टर डीएस अठावले, इन्होंने, इनको फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ें। और हाँ, ये भी सही किया, 1965 में 1965 में इंदिरा गांधी ने स्टैम्प भी रिलीज़ किया था ग्रीन रेवोल्यूशन पे। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी ने एक स्टैम्प भी रिलीज़ किया था इन पे, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहेगा कि नहीं रहेगा कि इसमें जो अमीर किसान थे, ठीक है, उन पे उनका थोड़ा ज़्यादा भला हुआ, क्योंकि वही महंगी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो इस वजह से सब किसानों तक नहीं पहुंचा था। और मार्जिनलाइज जो किसान था, मार्जिनलाइज का मतलब होता है जो नीचे तबके का किसान होता है, तो वो और नीचे तबके में चला गया। तो काइंड ऑफ जो डिवाइड है वो और बढ़ गया किसानों के बीच में। देन यहाँ पर फिर हमने ओवरऑल डेवलपमेंट के टारगेट से आए हम, कि ओवरऑल डेवलपमेंट लेके आएंगे। जो रीजनल डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ कुछ स्टेट में, तो वो हटे और सब स्टेट में जाए, और जो नीचे वाला किसान है उसको भी फ़ायदा हो। तो एक मैंने आपको नुकसान तो ये बताया कि भाई किसानों के बीच में और मार्जिन वो बढ़ गया, बिकॉज मार्जिनलाइज जो किसान थे उन तक जो उतने फ़ायदे पहुँचे नहीं, और उनको बेचारे छोटे किसानों को माइग्रेट करना पड़ा इन राज्यों में। दूसरा, तीसरा, सॉइल की जो एल्कलिनिटी है, सॉइल की जो एल्कलिनिटी है वो बढ़ गई। प्लस ध्यान रखिएगा कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लो हो गया, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी लो हो गया, नीचे हो गया। याद रहेगा, इंडिया पल्सेस में प्रोड्यूसर नंबर 1 पे है और कंज्यूमर भी नंबर 1 पे। ऑयल सीड में इंडिया प्रोड्यूसर नंबर 2 पे है, आफ्टर किस पे? चाइना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिंबावती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म? तो बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? ओडिसी, छऊ, मणिपुरी या फिर कथकली? तो मैंने आपको बता रखा है, देवी अगर सरनेम में मिल जाएगा तो सीधे आप मणिपुरी मारेंगे, अगर आपको नहीं पता है। जैसे कि सितारा देवी जो हैं, मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि बिंबावती देवी, जैसे ये ठीक है देवी दिखेगा तो आप मणिपुरी मारेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत इक्का दुक्का, जैसे सितारा देवी हैं, ठीक है, तो ये कथक से एसोसिएटेड हैं। तो इक्का दुक्का आप याद कर लो ये। बाकी अगर आपको देवी दिख जाए सीधा मणिपुरी मारना। मणिपुरी की अगर बात करेंगे तो ये मणिपुरी रास लीला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका भगवान कृष्ण जी को डेडिकेटेड या फिर डेडिकेटेड है आपका, और ये वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। वैष्णवाइट 1 ऑफ 8 क्लासिकल डांसेस में आता है। ये आपका एक इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है। ठीक है, इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है जहाँ पे जो डांसर होता है वो नज़रें नहीं मिलाता है। किसके साथ? अपने मम्मी पापा के साथ तो खैर कोई नहीं मिला पाता डांस करता है, लेकिन ऑडियंस के साथ। ठीक है। मणिपुरी की अगर बात करेंगे तो पता है, जब मैं काफ़ी डांस करता था, अब तुम लोग को बोलोगे कि ऐसा डांस भी करता है, बिल्कुल डांस भी मैं करता था। ठीक है, तो मैं काफ़ी डांस करता था छोटे में। तो जो मेरे चाचा हैं, ठीक है, वो बहुत चिढ़ते थे डांस से। तो भाई चाचा अगर कहीं बैठे होते थे ना, जैसे मान लो शादी वगैरह में, ठीक है, तो मैं एकदम खौफ में होता था। बस अगर मैंने देख लिया, हो चाचा ने देख लिया, भाई मेरा पूरा डांस नहीं उतर जाता था, इतना खौफ था। तो ये इंट्रोवर्टेड डांस होता है ना। और तो मेरा ड्रीम है एक बार चाचा के साथ नाचना है। ठीक है, तो मणिपुरी जो है एक इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है, और मणिपुरी जो है ये 2 फॉर्म्स में होता है, जागोई एंड चोलोम। ठीक है, चोलोम जो होता है ये मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डांस होता है, जहाँ पे जो लड़के होते हैं वो पुंग लेके, पुंग क्या होता है, एक ड्रम ढोलक टाइप का होता है, ठीक है, वो लेके इसको डांस करते हैं। ठीक है, क्लियर। और छऊ के बारे में मैंने बताया था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से क्लासिकल डांस है, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से नहीं है। छऊ 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो सराईकेला छऊ, सराईकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, और आपका मयूरभंज छऊ। ठीक है, मयूरभंज छऊ। तो छऊ आपका एक काइंड ऑफ मार्शियल डांस है। सराईकेला कहाँ पर होता है? तो सराईकेला होता है आपका झारखंड में, पुरुलिया होता है आपका वेस्ट बंगाल में, और मयूरभंज होता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, याद रहेगा। बाकी कथकली कहाँ का है? तो कथकली, चलो ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स
फेस टू सिम्बलाइज द कैरेक्टर्स। तो कौन सा है जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य चरित्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? हम सीधा सर अपनी शादी में नाच लेना, चाचा गुस्सा नहीं होंगे। हाँ यार ये तो है, लेकिन पता चला शादी नहीं हुई तो फिर तो रुक जाएगा। तो शादी वाला तो नहीं बना सकते हैं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? डाकू परिवार बेटा बहुत मारेंगे उत्कर्ष। चंबल के बीड़ों में लेके जाके तुमको भी हम जो घड़ियाल होते हैं ना चंबल नदी के, फेंक देंगे बेटा, बोटी बोटी करके। खाना बनाएंगे फिर तुम्हारा, ठीक है, मतलब घड़ियालों के लिए। तो बेटा ध्यान से बोलना। विच द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स। तो कौन सा यूज़ करता है? तो ये आपका कथकली। ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं इनको हम वेशम के नाम से जानते हैं, ठीक है, वेशम। जैसे आपने ये देखा होगा कथकली में कलर्स होते हैं, ऐसे ग्रीन कलर होता है, ऐसे ब्लैक कलर भी यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना कि टोटल 5 तरह के वेशम्स यूज़ होते हैं। 5 तरह के वेशम्स कौन कौन से हैं? तो पहला तो जैसे आपका काठी, या तो पहले इसी से ले लेते हैं, पाचा। पाचा ले लो, काठी ले लो, थाड़ी ले लो, काई ले लो भाई ले लो, और मिनुक्कू, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, देख रहे हो? आयरनी देखो तुम, जिसका मतलब ब्लैक है ना, सॉरी ब्लैक तो आई थिंक इसका कारी का होगा, मिनुक्कू। ये इसका मतलब होता है जो विमेन और सेजेस को दिखाया जाता है इस कलर से, अगर ये कलर होता है तो। देन कारी, काला, ब्लैक। थाड़ी, जहाँ पर दाढ़ी, यहाँ पे तो दाढ़ी नहीं लेकिन दाढ़ी भी अगर लगी होती है, बियर्ड, तो उसको थाड़ी बोलते हैं। काठी, नाइफ और पाचा ग्रीन कलर को सिंबलाइज करता है। तो ध्यान रखना ये 5 वेशम होते हैं। पूछता है क्वेश्चन कितने वेशम होते हैं, ठीक है, कथकली में। कथकली कहाँ का ये क्लासिकल डांस है? केरल का है। केरल का एक और कौन सा है ज़रा बताएंगे जल्दी से? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है, और इसके हम एक्सपोनेंट कैसे याद किए थे? कुछ कली मिले ना मिले, तो कुछ से कुंचु कुरूप, कुछ कली मिले ना मिले, मिले ना मिले, मिले ना सालवनी, मिले ना सालवनी, कुछ कली मिले ना मिले, कली में कुछ, हाँ, बाल मिल जाए, इस तरह से हम कुछ याद किए थे ना। हाँ, तो पीवी बाल सुब्रमण्यम है ना। और एक और था यार, क्या था वो? कली से तो कथक कली हो जाएगा, कुंचु कुरूप हो जाएगा, और पता नहीं, एक शब्द में कोई भूल रहा हूँ। चलो, विच कंपनी हैज़ सेट अप अ फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। 1651 में किस कंपनी ने अपना मतलब हुगली नदी के तट पर कारखाना स्टैब्लिश किया था? सर क्लास में चाय बेची जा रही है, मतलब चाचा विल बिकम हैप्पी इफ यू डू नागिन डांस। सर अगर आप मुझे अपनी शादी में वो नहीं बुलाओगे तो आपका डीजे खराब हो जाएगा। ऐसा है तो मैं शादी नहीं करूँगा, ठीक। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? हुगली इन 1651, तो 1651 में। तो इंग्लिश, डैनिश, पोर्चुगीज़ या फिर फ्रेंच? तो इंग्लिश सही आंसर होगा इसका, ठीक है। इंग्लिश ने वैसे ही जो अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी, फर्स्ट फैक्ट्री, वो 1611 में थी, बट इट वाज अ टेम्प्रेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में। एक्चुअल में इसका मछलीपट्टनम एक्चुअल नाम, लेकिन अंग्रेज़ों ने जैसे ठाकुर को टैगोर कर दिया, वैसे मछलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम कर दिया। 1613 में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। डच और फ्रेंच ने कहाँ पर इस्टेब्लिश करी अगर पूछेगा तो फ्रेंच, ध्यान रखना, इन्होंने 1668 में सूरत में। फ्रेंच वर दी लास्ट वन टू कम। पोर्चुगीज़ पहले थे, सबसे पहले आए थे। ऑर्डर पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ आए थे। वास्को डिगामा 1498 है ना, कैलिकट के राजा जेमोरिन के पास आया था। पोर्चुगीज़ ही तम्बाकू लेके आए थे इंडिया में टोबैको इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। देन उसके बाद आए थे डच मतलब नीदरलैंड के लोग। देन आप बोल सकते हैं डेन्स, ठीक है। देन इंग्लिश,
देन अगर बात करेंगे तो फ्रेंच सबसे आखिरी में आए थे। डच की पहली फैक्ट्री कौन थी, जो नीदरलैंड वाले थे? 1605 में इनकी मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री थी। पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे और आखिरी में गए थे, ठीक है। फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। गए कब थे ये? अंग्रेज तो छोड़ दिए थे 1947 में ही, लेकिन ये जो है 1961 में हमें पता है कि गोवा से भगाया गया था इनको ऑपरेशन विजय के थ्रू, है ना। कल पढ़ाया था मैंने आपको, याद है आपको? 19 कब ऑफर दिया था महाराष्ट्र ने कि हमको ज्वाइन कर लो? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, बताओ? (144) it talks about that all civil and judicial authorities to act in aid of सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय को एड करना है सभी अथॉरिटीज़ को, ये है कि सबको असिस्ट करना है। 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर प्रेसिडेंट एडवाइस लेने आता है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। वो एडवाइस मैंडेटरी नहीं होती, बाध्य नहीं होती सुप्रीम प्रेसिडेंट पे। 74 बोलता है देयर शैल बी ये मैं बता चुका हूँ आपको, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट, और वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है, जिसको बाइंडिंग 42nd अमेंडमेंट ने किया था। राष्ट्रपति को एडवाइस माननी पड़ेगी। देन 44th अमेंडमेंट ने बोला था कि नहीं, एक बार लौटा सकता है, फिर दोबारा अगर जो मिलेगा वो नहीं लौटा सकता है फिर, ठीक है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहीं से हमें पता चलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, नहीं डी फैक्टो हेड होता है या फिर रियल हेड वही होता है गवर्नमेंट का। डी ज्यूरे या फिर नॉमिनल या टाइटुलर हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। 50 में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि एक हमारी DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे। विच एलिमेंट इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम या फिर पोटेशियम? और ये बताओ कि कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है जो बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी गवर्नर। और लेट मी टेल यू कि गवर्नर के लिए कोई ऐसा एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। तो कौन सा होता है आपका एलिमेंट? तो आपका होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये हमारा जो नेक होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यही होता है। आयोडीन का सल्यूशन इन अल्कोहल, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा इसको हम किस नाम से जानते हैं? बाकी आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, उसी तरह आपको बताना है कि जो पीनियल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? या फिर अभी चलो इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ग्लैंड मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा, फिर तुम चिल्लाने लगोगे, ठीक है। कल रखते हैं इसके आगे का। तो इसको सोल्यूशन को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। और इसको यूज़ किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है, डायरेक्टली इनटू ब्लड। ब्लड में सीधा हार्मोन फेंक के मारते हैं, और जो एक्सोक्राइन होते हैं ये जो है एंजाइम फेंक के मारते हैं, लेकिन एक डक्ट का यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए एंडोक्राइन क्योंकि डक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिनमें कि डक्ट नहीं होती है। वाई डू कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स? तो जो कोवेलेंटली बॉन्ड कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्यों कम होता है? तो अब ये कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखो जो बॉन्ड होता है वो दो तरीके से बन सकता है, या तो
ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हो तो पूरी तरह से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपको पता है ना, जैसे कि सोडियम होता है तो सोडियम की बात करेंगे तो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरी वाली में। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन क्या कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। तो 2,8,7 यानी इसके वैलेंस शेल में यानी कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको मैं इसे क्रॉस करके दिखाऊंगा आपको। 2 2 4 2 6, ठीक है, और एक 7। क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा कौन, सोडियम, तो ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल ये बोलता है, और ऑक्टेट रूल दिया किसने था जल्दी से बताओ। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मज़े आ जाएंगे किसी भी एटम को। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो 8 हो गए, इसके आखिरी शेल ये एल शेल बन जाएगी और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसको 1 अगर मिल जाएगा तो इसका पूरा बढ़िया बनता बन जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा पूरी तरीके से, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को। और क्योंकि ट्रांसफ़र से बनता है तो काफ़ी तगड़ा बॉन्ड बनता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि मान लेते हैं मिथेन ले लेते हैं CH4। सर क्या हुआ, ये हो रहा है यहाँ पे है हिमांशु, आता है सर, छोड़ दो। अरे तुम्हें आता है, सबको नहीं आता ना, मुझे पता है जिनको आता है तो उनके लिए तो खैर होगा कि यार ठीक है आगे बढ़ो है ना, लेकिन अब सबको तो नहीं आता ना। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, ठीक है, वैलेंस शेल में, और कार्बन के पास होते हैं 4। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी डुएट कंप्लीट करनी होती है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम चल जाता है, उसको डुएट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम का काम डुएट से ही चल जाता है। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ठीक है, और एक चाहिए, और कार्बन को भी 4 चाहिए, तो इनसे शेयर कर लेगा। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, अगर कार्बन ट्रांसफ़र कर देगा तो वही ना, नंगा नहाएगा क्या खाएगा क्या तो अगर कार्बन ट्रांसफ़र कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा, उसको तो 4 चाहिए और हाइड्रोजन को भी चाहिए। जहाँ दोनों को ही चाहिए, यहाँ इसको चाहिए नहीं तो इसको देना था, इसको लेना था, तो यहाँ पर ये दे के कैटायन बना देगा, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, और ये लेकर एनायन बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, एनायन बना देगा। यानी कि इसको बोलेंगे धन आयन, इसको बोलेंगे ऋण आयन। लेकिन यहाँ पर दोनों को ही लेना है, तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसीलिए कोवलेंटली बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं वो वीक, उनका मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बॉन्ड वीक होता है। हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल बट वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड तो ठीक है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन वो जो बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है आपका, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होते हैं उनके बीच में वो कमज़ोर होते हैं, वो वीक होते हैं। CFCs नॉट फाउंड, इनमें से किस में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को नहीं मिलेगा, बताओ जल्दी से। और ये आपके RPF का क्वेश्चन है जो मैंने पिछला वाला करवाया, ठीक है, RPF रेलवे में आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, सही RPF बोल रहा हूँ, ALP का, ठीक है। हाँ ने घुमा लीजिए बिल्कुल। लेना देना मेरे से नहीं होगा अच्छा चलो भाई, तो CFC कहाँ यूज़ नहीं होंगे, तो ग्राइंडर में यूज़ नहीं होंगे, सबका सही आंसर है। बाकी सब में यूज़ होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ज़रा बताओ इनको फेज़ आउट करने के लिए कौन सा आपका वो हुआ था प्रोटोकॉल, फेज़ आउट करने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ कंडक्टर। और चलो, किसी चालक के में प्रवाहित धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होता है। तो फेज़ आउट करने के लिए आपका हुआ था 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसीलिए हम 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं ना। देन फिर हमने HFCs को फेज़ आउट करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया था, जिसको कि किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं।
What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? That is your shape of the conductor, option number C. शेप डिटरमाइन करता है. अच्छा ये बताओ कि मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक हो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों बताना. तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, तो इस ठीक है ये कैसा होता है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट सर्कुलर नेचर की होती है, ऐसे नेचर की होगी, यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यानी कि जिनका कॉमन सेंटर होगा. डिपेंड कैसे करेगी? जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जैसे आप दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होगी. ठीक, आप इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाता है. राइट हैंड थंब रूल, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में इसको पॉइंट किया जाता है. अगर ऊपर करंट जा रहा है तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, नीचे है तो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा. राइट हैंड थंब रूल. एंड जब जैसे आपकी उंगलियां रोल करेंगी वो डायरेक्शन होगा या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने. कब किया था जरा बताएंगे? हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड. और हीटिंग इफेक्ट को डिस्कवर किया था जेम्स जूल ने. होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको रिकॉर्डेड जब जाएगा तो उसको आप जो है इसको अटेम्प्ट करके इसका आंसर देंगे. कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है. एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है जिसको कि हम मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये आपका पाया जाता है जो स्टिंग ऑफ एन आंट होता है. एंड बिल्कुल भैया एनटीपीसी, हिमांशु तोमर तुम उतनी दूर से ही पूछ रहे हो सर ये आरपीएफ के लिए इनफ है क्या? सर ये आरबीआई एनटीपीसी के लिए इनफ होगी क्या? भाई कर लो. ठीक है, इनफ मत करो, एनटीपीसी के लिए करवा रहे हैं. ठीक है, और अगर भरोसा है तो फिर कर लो. अब क्या ऐसा क्या तुम्हें अभी डाउट हो रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है. हाँ, स्टिंग ऑफ आंट और नेटल लीव्स. ठीक है, तो जो बिच्छू बूटी होती है और स्टिंग ऑफ आंट उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. ब्यूटारिक एसिड रैंसिड बटर में होता है, बिल्कुल सही है. तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो ओ से ऑक्जेलिक एसिड होगा. ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है. सिट्रिक एसिड आपका जो लेमन वगैरह होता है उसमें भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे फल उनमें होता है. ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है. टार्टरिक आपका टैमरिंड में भी होता है जो इमली होती है. कमेंट करके बताएंगे कि जो बनाना होता है, जो एप्पल होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है. एंड ये बताओ कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है. तो बनाना और एप्पल में होता है आपका मेलाइक एसिड, एंड विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड. लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना कि जो एसिटिक एसिड होता है विनेगर में वो सिर्फ 5 to 8% होता है. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा विनेगर एसिटिक एसिड से बना होता है, सिर्फ 5 to 8% होता है. ठीक है, और बनाना एप्पल में मेलाइक एसिड होता है. तो लेक्चर होता है ख़त्म. अब आप कमेंट करके बताएंगे आपने कितना स्कोर किया. बाकी जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो ये बैच में आपको मिल जाएंगे जो कि परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे. बाकी अभी पिछले लेक्चर के नोट्स अपलोड नहीं हुए बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई जो नोट्स बनाते हैं उनके, है ना. सर एनटीपीसी पर ही फोकस करिए सर. कहाँ बाकी एग्ज़ाम के चक्कर में हैं. अच्छा, तो छोड़ दें फिर एसएससी क्यों. और आनंद कैसा हुआ तुम्हारा एफकैट? 17 है. साक्षी सागर 20, राज ठाकुर 18, दीपेंदु 21. ओके, समा सब
मास साहब की बात, ये लेने तो 3 वाले कौन सा कोड लगाएं, कहाँ मिलेगा अभी खरीदने? मनोज सैनी, आपको जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ बताया गया था ना कि क्या कोड लगाना है आपको? मुझे यार याद नहीं, रुको मैं देख के बताता हूँ, एक सेकेंड। 17 है अर्पिता, 21 शायर नीरज, 12 महुआ महाता, 21 22 नीट डायरीज, अर्पिता 17, ओके। सोनू 20, नेहा 19, राज अमरूल 22, ओके। शर्मा जी 22, ओके। एफ कैट टफ था, अच्छा। कितने लोगों ने एफ कैट दिया था? कैसा गया आप लोगों का एफ कैट? गुड सर, क्लियर हो जाएगा, अच्छा। बाकी लोग कैसा हुआ? एक सेकंड रुको। सफर का ही था मैं सफर, पता नहीं यार, वो ऊपर चला गया होगा। मैं यार एक बार फिर से ना उसको डलवा दूंगा, ठीक है, कोड को। सर कश्मीर कब आना है? अनायत यूसुफ, अनायत जी देखते हैं कश्मीर। कश्मीर भी काफ़ी सही जगह है नहीं? वो क्या है, वो नया आएगा, वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया है जो भी आएगा वो। क्या की रिपोर्ट आने वाली है? हाँ जल्दी आने वाली है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी काफ़ी एक्साइटेड हैं एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने के लिए तैयार हैं एकदम। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। जी के पी वाई क्यू थी एफ कैट में, ओके। नीट डायरीज, ओके, अच्छा। कंप्यूटर की आमिर जी नहीं होगा तो मैं क्लास लगा दूंगा अमन सर से, है ना? अमन सर ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा पाएंगे आपको। तो शुभांकर जी बार बार उसका रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर पक्के भूल जाएंगे आप। रिवीजन इसलिए तो करना होता है ना। अच्छा, कव्या प्रिया जी के, ठीक है। अलार्म वैसे तो है, तो यार मैंने एक नई अलार्म ली है अभी, लेकिन वो पता नहीं उसको चलाना नहीं आता, कभी भी बोलने लगती है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तानसेन गुरु एक बार गया, एक बार गया मतलब तानसेन गुरु, अच्छा। श्रेयसी घोष, तानसेन गुरु कौन होंगे? हरिदास, ठीक है। चलिए भैया, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बाकी अगर